आंटी रेंट, बाकी के 5,000 अगले महीने दे दूंगी। दिवाली शॉपिंग, आपकी तैयारी हुई शुरू? बेटा हर साल घर वाले आके करते थे, इस साल लगता नहीं कोई आ पाएगा। खुशियाँ देंगी दस्तक जब खुलेंगे दिल के द्वार, और त्योहार होगा शुरू जब करेंगे हम शुरुआत। हैप्पी दिवाली। हर साल दिवाली की शुरुआत घर वाले करते थे, मैं भी तो टेक्निकली आपके घर की हूँ। तो चलो शुरू करें धमाका। वैसे जर्नी ऑफ पेंटालंस, ये बात है 26 जनवरी 2006 की। अर्ली मॉर्निंग 7:30 किशोर बियानी का फोन बजता है। किशोर बियानी फोन उठाते हैं। फोन पर सदाशिव नायक रहते हैं, जो कि बिग बाजार के हेड ऑफ द ऑपरेशन थे। वो बताते हैं लोअर पारेल एरिया के बिग बाजार में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। किशोर बियानी को समझ नहीं आता है कि सुबह सुबह इतनी भीड़ क्या कर रही है। वो सोचते हैं कि मैं जाकर चेक करता हूँ। अचानक से और फोन आने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जाकर चेक करता हूँ। अचानक से और फोन आने लगते हैं और इस बार ये फोन गुड़गांव से भी था, बेंगलोर से भी था और कोलकाता से भी था। हर जगह बिग बाजार की लंबी लाइन खड़ी थी। किशोर बियानी जब तक कुछ समझ पाते तब तक 10 बजे के आसपास कोलकाता में पूरे के पूरे रोड्स ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही बिग बाजार का सेंटर था और सुबह 10 बजते बजते लोअर पारेल के बिग बाजार में 10,000 लोगों की लाइन लगी थी। इन सब के पीछे जो रीजन था वो बिग बाजार की स्ट्रेटेजी थी। किशोर बियानी ने सोचा कि हम पूरे साल सेल्स जनरेट करते हैं दिवाली पे, दशहरा पे, लेकिन जनवरी फरवरी का जो टाइम है वो तो खाली चला जाता है, तो क्यों ना उस टाइम में भी कुछ सेल्स जनरेट करी जाए। और पूरी टीम मिलकर डिसाइड करती है कि 26 जनवरी को सब लोग अपने घरों में ही रहते हैं, तो उस दिन कुछ ऐसा ऑफर दिया जाए कि लोग आए और उस सेल का ऐसा फायदा उठा सके जिससे इनको अच्छा प्रॉफिट हो। जिसके लिए उन्हें पूरी जगह पर टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। सबसे सस्ता दिन 26 जनवरी। उस दिन इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर ऑफर दिए। टीवी पर ऑफर्स दिए, फ़ोन पे ऑफर्स दिए, सोफास पे ऑफर दिए। यहाँ बाय 1 गेट 1 का ऑफर था। लोगों की लाइन लग गई थी। उन्होंने अपनी टीम को टारगेट दिया था कि 26 जनवरी को 26 करोड़ की सेल्स जनरेट करेंगे। उन्होंने एक रेंडमली फिगर बोल दिया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा धमाका होने वाला है। और 12 बजते बजते पुलिस को भीड़ हटाना पड़ा और पुलिस खुद अनाउंसमेंट करने लगी कि ये सेल 2 दिन और चलेगी। बिग बाजार के बाहर इतनी बड़ी भीड़ हो गई थी और उस दिन शाम होते होते 30 करोड़ की सेल्स जनरेट होती है, जो कि उनका ऑल टाइम हाई था। यहाँ किशोर बियानी को एक बात समझ में आ गई कि इंडिया में लोग सेल को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। किशोर बियानी ने बिना पैसों के रिटेल का एक बहुत बड़ा चेन खोल दिया इंडिया में। आज की डेट में बिग बाजार मार्केट के बहुत नीचे है। एक समय में बिग बाजार इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन हुआ करता था। किशोर बियानी को इंडिया का सैम वॉल्टन भी कहा जाता है। सैम वॉल्टन वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन वॉलमार्ट के फाउंडर है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1935 से, जब बंसीलाल बियानी राजस्थान छोड़कर मुंबई आते हैं बिजनेस की तलाश में। वहाँ उन्होंने धोती और साड़ी का बिजनेस रोड के कॉर्नर पर शुरू करा था। देखते ही देखते ये बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो उन्होंने अपने 6 बेटों को राजस्थान से बुला लिया और पूरा परिवार मिलकर ये बिजनेस को करने लगा। किशोर बियानी उनके दूसरे बेटे के लड़के थे। इफ वी टॉक अबाउट किशोर बियानी, तो शुरुआत से ही किशोर बियानी मीडियोकर स्टूडेंट थे, ना ही तेज थे और ना ही कमजोर। धोती का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और इसके बाद उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया, सिंथेटिक फर्निशिंग का। दे वर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, बट किशोर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग था। किशोर बियानी भरोसा करते थे कि मैं खुद से अपना कुछ नया बनाऊं, और इसीलिए किशोर बियानी धीरूभाई अंबानी से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जो कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अपना बिजनेस बखूबी आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने अपना बिजनेस खुद से ही बनाया था और ये चीज़ किशोर बियानी को बहुत इम्प्रेस करती थी। वो काफ़ी टाइम ओबेरॉय होटल में जाके बैठते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि धीरूभाई अंबानी काफ़ी टाइम ओबेरॉय होटल में जाते रहते थे। अगर उनके बारे में बात करें तो उनके कॉलेज डेज में
किशोर बियानी सेंट्रल मॉल जाते हैं। सेंट्रल मुंबई में मॉल का सीन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ कुछ अलग अलग काउंटर्स रहते हैं, शोकेसिंग द क्लॉथ्स, एंड एक ही सेल्समैन आपको कपड़े भी दिखा रहा है और दूसरी होम फर्निशिंग की चीजें भी दिखा रहा है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और उसकी जो सीलिंग थी वो भी बहुत छोटी थी, जिसे देखकर किशोर बियानी ने सोचा कि इस चीज का दूसरा अल्टरनेटिव तो मैं मार्केट में जरूर लेके आऊंगा। किशोर बियानी के पास कोई बिजनेस की डिग्री नहीं थी। वो लोगों को देखते थे और अपना बिजनेस करते थे। वो अक्सर दुकानों के बाहर खड़े हो जाया करते थे। बचपन से ही वो ये नोटिस करते थे कि लोगों की बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से परचेज करते हैं। अगर इसी के पीछे एक कंसेप्ट देखे तो बिग बाजार में आटे की चक्की भी लगी होती है, जहाँ पे आप गेहूं खरीद के आटा भी पिसवा सकते हो। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि वो अपनी माँ को देखते थे बचपन से कि वो एक दुकान से गेहूं खरीद के दूसरी दुकान पे जाकर गेहूं पिसवाया करती थी। उस वक्त किशोर बियानी छोटे थे। उसी टाइम उन्होंने इंडियन वुमन का माइंडसेट समझा कि किस तरह से इंडिया की वुमन अपने जो क्लॉथ्स होते हैं, अपने घर के सामान होते हैं, उसे किस तरह से बाय करना पसंद करती है। और इस सब के पीछे ये कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ चक्की इन बिग बाजार। किशोर बियानी अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में थे। तब उनका एक दोस्त नए नए फैशनेबल कपड़े पहनकर आता रहता था। तो एक बार वो स्टोन वॉश जीन्स पहन के आता है, जिसका उस टाइम में बिल्कुल नया ही ट्रेंड था। किशोर बियानी को वो जीन्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उससे वो जीन्स उधार मांग लेते हैं। फिर वो अलग अलग दुकानों में जाते हैं टू सी एंड चेक कि कहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। अब उन्हें पता चला कि जुपिटर मिल, जो कि गवर्नमेंट की ही एक टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पर इस तरह के स्टोन वॉश जीन्स बनने शुरू हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने 200 मीटर कपड़े को बाय करा और नए नए जीन्स बनाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद किशोर मार्केट में निकल जाते हैं और वहाँ जाकर ये जीन्स बेचना शुरू करते हैं। और अगले कुछ दिनों में ही धीरे धीरे ये फैशन का ट्रेंड बन गया। सब स्टोन वॉश जीन्स पहनने लगे थे। अब इससे किशोर बियानी ने कुछ ही महीने में लैक्स ऑफ रुपीस कमा लिए थे, जो कि उनकी लाइफ का सबसे पहला प्रॉफिट था। कॉलेज तक किशोर बियानी अलग अलग बिजनेस से शुरुआत करते रहे, जिससे कभी उनको प्रॉफिट हुआ तो कभी उनको लॉस हुआ, लेकिन वो बिजनेस सीखते गए। उसके बाद ट्राउजर्स के जो कपड़े होते हैं उसे बेचने का एक नया बिजनेस शुरू किया। एज उस टाइम रेडीमेड कपड़े नहीं आया करते थे। लोग पहले मटेरियल बाय करते थे और बाद में उसको स्टिच करवाना पसंद करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने अपना जो नया बिजनेस शुरू किया था, इसमें इन्होंने इंडिया के 3 ट्रेडिशनल तरीके जोड़े थे। सबसे पहले उन्होंने अपने स्टोर का नाम रखा था WBB, यानी व्हाइट ब्राउन ब्लू। वो लोग यही 3 कलर के ट्राउजर पहना करते थे। अब किशोर बियानी मानते थे कि आपके ब्रांड का जो नेम है वो आपकी प्रोडक्ट से सिमिलर होना चाहिए। उस टाइम में इंडिया में दुकानों के नाम ऐसे अलग अलग भगवान के नाम के ऊपर रखे जाते थे, बट किशोर बियानी ने सबसे पहला काम इस नाम को चेंज करने का करा। दूसरी चीज़, उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर करने की करी, जो कि उनका अलग अलग जगह पे होर्डिंग्स और पैम्पलेट्स बना के बांटना शुरू करती हैं, जिससे उनके घर वालों ने उन्हें बहुत सुनाया कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिना बिजनेस शुरू करे ही इतने पैसे लगा रहे हो। लेकिन किशोर अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। उन्होंने 2 स्टोर की बिल्डिंग परचेज करी अंधेरी एरिया में, और वहाँ पे उन्होंने अपना मिल लगाया, जिससे वो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अपने WBB स्टोर पे उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिल चुकी थी। 30 से 40 हज़ार मीटर ब्रांडेड फैब्रिक एवरी मंथ सेल कर दिया करते थे। किशोर बियानी अपनी छोटी सी ही सही बट सक्सेस से एक्साइटेड थे। बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया में रेडीमेड कपड़ों का नया ट्रेंड चल रहा है, तो फिर उन्होंने ट्राउजर के रेडीमेड कपड़े बनवाए और अलग अलग दुकानों पे जाके बेचना शुरू करा। वो एक होलसेलर की तरह काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ कोई भी छोटी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहता था। हर जगह किशोर बियानी को ना ही मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि सेकंड स्टेप लेने का टाइम अब आ गया है। और इसके बाद 1985 में सिया टैंक रोड सेंट्रल मुंबई में उनका दूसरा स्टोर खोला जाता है, जिसका नाम उन्होंने पतलून रखा। इट वॉज इन 1985। ये किशोर बियानी का पहला रिटेल एक्सपीरियंस था। ये पतलून से लेके पेंटालून्स की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ हर्डल्स भी बहुत सामने आए थे किशोर बियानी के सामने, बट स्टिल किशोर बियानी ने अगले 5 साल में 72 से भी ज़्यादा पेंटालून्स की फ्रेंचाइजी खोली।
ये जर्नी आपको सिखाएगी कि रिटेल के किंग कैसे बनते हैं। We'll see that in the next part. So, I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।